हम लोग बात कर रहे थे एनसीईआरटी किताबों के बारे में। और आप लोगों ने देखा होगा लास्ट क्लास में कक्षा 7वीं की भूगोल की किताब है जिसका नाम है हमारा क्या, पर्यावरण के नाम से। इसके बारे में हम लोगों ने बात की हुई थी। आज की इस क्लास में कक्षा 8वीं की भूगोल की किताब संसाधन एवं विकास के नाम से है। इसके बारे में हमें बात करनी है, लेकिन बात करने से पहले कुछ बातें आप लोगों को बता देता हूँ। अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ें 2 से 3 बार। और जब आप लोग पहली बार एनसीईआरटी किताबें पढ़ते हैं ना, तो कोई नोट्स बनाने का काम आपको पहली बार में ही नहीं करना है। आपको बड़े ध्यान से एक एक लाइन को, एक एक पैराग्राफ को, एक एक शब्द को समझने की कोशिश करनी है और ज़्यादा बोझ लेकर नहीं बैठना है। एक तो आप लोग ये याद रखिएगा। और एनसीईआरटी बेस मजबूत करेंगी आपका। और इससे आप देखेंगे स्पेशल बुक्स आप लोग पढ़ेंगे उस समय आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। और फिर आप लोग निबंध लिख रहे होंगे, आंसर राइटिंग कर रहे होंगे, तो उस समय आप लोगों को काफ़ी मदद मिलेगा। प्रीलिम्स में भी मदद मिलेगा, तो हर जगह मदद आपको मिलेगी। और कुछ बातें और आपको याद रखनी चाहिए कि अगर आप लोग एनसीईआरटी किस तरह से पढ़ें, ये सबसे बड़ा सवाल रहता है। तो पहले आप लोग एक सब्जेक्ट की एनसीईआरटी की किताबें उठा के पढ़िएगा, फिर वो सब्जेक्ट खत्म हो जाता है, फिर दूसरा सब्जेक्ट आप शुरू किया करिएगा। कई लोग क्या करते हैं कि कक्षा 6वीं की पहले सभी सब्जेक्ट की किताबें पढ़ लेंगे, फिर 7वीं की पढ़ेंगे, फिर 8वीं की पढ़ेंगे। ऐसा मत करिए आप लोग, क्योंकि आप देखेंगे कि इससे आप लोग एक क्लास को दूसरी से नहीं जोड़ पाते हैं और आप लोग समझने में बहुत सारी भूल गलतियां कर बैठते हैं। अभी तक आपने देखा इतिहास की हम लोगों ने कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक की सभी किताबें देख भी ली हैं, बात भी कर चुके हैं। और देखिए यूपीएससी एग्जाम से संबंधित आपके दिमाग में कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट जो आप लोग सोच सकते हैं, उन सब के जवाब आपको इस प्ले लिस्ट सूची में दिए गए हैं। यूपीएससी एग्जाम के नाम से जो प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है। एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एमपीपीएससी एग्जाम के नाम से जो प्ले लिस्ट सूची बनी हुई है, इसे कवर कर लीजिए। और मुझे नहीं लगता है कि इसको कवर करने के बाद आपके दिमाग में कोई डाउट, कोई सवाल रह जाएगा। एनसीईआरटी से संबंधित कोई डाउट हो, कौन कौन सी पढ़नी है, किस तरह से पढ़नी है, तो एनसीईआरटी बुक्स फॉर यूपीएससी पीसीएस के नाम से जो प्ले लिस्ट सूची है, इसे आप लोग कवर कर लीजिए। और आप लोग खरीदने जाएंगे तो इस तरह का आप लोगों के पास एक तरह से आप देखिए कि उसका मुख्य पेज आप लोगों को देखने को मिलेगा। और आप लोग खरीदेंगे तो आप बोल देना कि कक्षा 8वीं की भूगोल की किताब दे दीजिए जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। और आप देखेंगे कि इसकी पीडीएफ तो मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है, तो अगर आप लोग पीडीएफ के फॉर्म में पढ़ सकते हैं तो आप लोग ज़रूर जाकर खरीद सकते हैं और यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। और देखिए फ्री में आपको ये सभी किताबें मिल जाती हैं, इसकी मेन साइट पर आप लोग जाएंगे वहाँ भी। तो चलिए इसे देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है। और आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और शिक्षण परिषद के द्वारा ये लिखी जाती है। ये सरकार की ऑफिशियल किताबें हैं, तो इसीलिए भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक किताब कितने की, 60 रुपये की रहेगी आप लोगों के लिए। जब आप लोग दुकान से खरीदने जाएंगे बहुत कम कीमत रखी जाती है, जिससे आसानी से सब कोई खरीद सके। और आप देखेंगे बड़ा शोध किया जाता है तब ये किताब लिखी जाती है। बहुत सारे लोगों को आप देखिए पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति में कौन कौन शामिल था, बड़े बड़े लोग आप देखते हैं, पढ़े लिखे लोग शामिल होते हैं। इसलिए विश्वसनीय किताबें मानी जाती हैं इनको, एनसीईआरटी को। ठीक है, तो ये सब पढ़ सकते हैं। इसमें विषय सूची में क्या पढ़ोगे, तो अध्याय 1 में आप लोग संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 2 में भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन के बारे में पढ़ोगे। और अध्याय 3 में खनिज और शक्ति संसाधन के बारे में पढ़ोगे। अध्याय 4 में आप लोग कृषि के बारे में पढ़ोगे। अध्याय 5 में उद्योग के बारे में पढ़ोगे आप लोग। अध्याय 6 में मानव संसाधन के बारे में आप लोग पढ़ोगे। किसके, मानव संसाधन की। तो ये भी देख लीजिएगा। और जैसा कि आपको बताया ना कि एनसीईआरटी खत्म होते होते आप लोगों को भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है ये याद हो जाएगी पूरी तरह से। उद्देशिका जिसे आप लोग कहते हैं, ये क्या कहती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति और विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए
दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इद्दत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। और आप देखते हैं कि 26 नवंबर को इसलिए संविधान दिवस मनाता है क्योंकि 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधान इसके लागू हो चुके थे और पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। इसलिए 26 जनवरी को आप लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। बाद में समय समय पर कई संशोधन होते रहे। एक 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन, जिसे आप लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि बड़ी आप देखिए उसमें आप देखिए इसमें संशोधन किया गया था। चलिए पहला चैप्टर हम लोग देख लेते हैं। इसमें किसका? भूगोल का पहला चैप्टर, जो संसाधन के नाम से है। बड़ा कहानियों का रूप देकर आपको समझाया गया है और अगर आप लोग ध्यान से पढ़ते हैं ना, समझते हैं ना, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं कोई आप देखेंगे कि ऐसा शब्द मिलेगा जो आपको समझ में ना आ सके। चलिए तो इसे आप लोग बड़े ध्यान से पढ़िए आप लोग और समझिएगा और आप लोग समझ पाएंगे। देखिए पेटेंट, इसका तात्पर्य किसी विचार अथवा आविष्कार पर एकमात्र अधिकार होना। आप लोग सुनते रहते हैं ना कि पेटेंट करवा लिया है आप लोगों ने, इसने पेटेंट करवा लिया है, यानी कि उसने उसका अधिकार पा लिया है। वो चाहे उसे जिसका उपयोग करना है तो उससे इजाजत लेनी होगी। तो ये छोटे छोटे शब्द हैं बिल्कुल, और आगे चलकर आप देखेंगे कि आपको इनकी परिभाषा नहीं बताई जाएगी स्पेशल बुक्स में, तो इसीलिए कहते हैं कि यही आप लोग समझ लीजिए। प्रौद्योगिकी, किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग प्रौद्योगिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रौद्योगिकी कहलाता है। ये आप लोग पढ़िए। और प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन आप लोग देखते रहते हैं। संसाधन का भंडार या उपयोग के लिए संसाधन का उपलब्ध मात्रा होती है। चलिए ये भी देखिएगा, यहाँ आराम से आप लोग पढ़िएगा। अगर कहीं आप लोगों को कुछ लगता है तो आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग जरूर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, भेज सकते हैं। ये सतत पोषणीय विकास, संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें। यानी कि कहने का मतलब है कि हमारी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ हम छोड़ के जाएं। हमारे पूर्वज जो रहे होंगे वो आप देखिए हमारे बारे में भी सोचा होगा। आज इसलिए आप देखते हैं इतने सारे हम लोग पेड़ देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। उन्होंने पूरी तरह से उपभोग नहीं किया कि हमारे लिए सब खत्म हो गया, तो उसी की बात हो रही है, ठीक है। संसाधनों का सतर्कतापूर्ण उपयोग करना, उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। चलिए तो ये भी आप लोग देखिए। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत भी हैं। जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ावा देना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन करना, समुदाय को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। और सबसे ज़्यादा आप देखते होंगे कि पर्यावरण को कोई अगर नुकसान पहुंचाता है, आप पहुंचाते हैं। पहले आप लोग बचपन में देखते होंगे कि आप लोग घर से निकलते थे, पेड़ ही पेड़ दिखाई देते थे। आज के समय में आप देखिए वहाँ घर बन गया है और आदमी की जो इच्छाएं वो खत्म नहीं होती हैं। आप देखें थे कि जानवरों से पर्यावरण को नुकसान नहीं है किसी जानवर से, लेकिन इंसान से सबसे ज़्यादा खतरा देखने को मिलता है और पर्यावरण से सबसे ज़्यादा छेड़छाड़ भी इंसान ही कर रहा है। उसका भुगतान भी करना पड़ता है। कई जगह आप देखते हैं कि आपदाएं आती रहती हैं, तो कहते हैं कि जब तक पर्यावरण सह रहा है, उसकी सहन शक्ति है, वो चुप रहेगा, और जब वो बोलना शुरू करेगा और बदला लेना शुरू करेगा तो हम लोग खून के आंसू रोते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। ये आप देखिए जैसे ही अध्याय खत्म होगा, अभ्यास के लिए आपके सामने क्वेश्चंस दिए रहेंगे, तो इन्हें भी आप लोग पढ़ते रहा करिएगा, प्रैक्टिस किया करिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपका कक्षा 8वीं की भूगोल की किताब खत्म हो जाएगी। अगली क्लास में कक्षा 9वीं की देखेंगे हम लोग। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो, तो नीचे आप लोग बता सकते हैं, ठीक है।